नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों में हुई बारिश से अचानक रामनगर के धनगढ़ी नाले ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते कॉर्बेट में रिटेनिंग वॉल बना रहे कॉर्बेट कर्मी और मजदूर फंस गए। करीब 10 सर्पदुली रेंज में सड़क की क्षतिग्रस्त दीवार को 10 मजदूर बना रहे थे। ये रोड भिकाला जोन को जोड़ता है, जिस पर अचानक आए पानी को देखकर सभी मजदूर टापू की ओर भागे, लेकिन पानी इतना तेज था कि उसने टापू को काटना शुरू कर दिया। गनीमत थी कि धनगढ़ी गेट से कॉर्बेट के स्टाफ समय पर पहुंच गया और इन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। तो एबीपी गंगा पर हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, काम चल रहा था, रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही थी, लेकिन अचानक से पानी आया और 10 मजदूर इसमें फंस गए। हालांकि वक्त रहते इनकी मदद हो गई, इस वजह से इनकी जान बचा ली गई। देखिए किस तरीके से उफनते पानी के बीच इनको बड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। तो रामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हापुड़ के मेरठ रोड पर सीएनजी से भरा टैंकर लीक हो गया। सीएनजी लीक होने से अफरा तफरी मच गई। गाड़ी छोड़कर वहां से लोग भाग चले। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हापुड़ के मेरठ रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर सीएनजी से भरे टैंकर में लीकेज शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई और सीएनजी लीक होने के बाद मौके से लोग भागे। इतना ही नहीं, जो गाड़ी के ड्राइवर थे वो भी वहां से रफू चक्कर हो गए डर के मारे। तो देखिए हापुड़ की तस्वीर दिखाए हैं, जहां पर सीएनजी गैस लीक हुई और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ कल बुलाई अहम बैठक। प्रदेश के सभी डीएम और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ेंगे। शाम 6 बजे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। लंबित योजनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो कल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सभी डीएम और एसपी के साथ मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर भाजपा ने आज सम्मेलन रायबरेली और गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। गाजियाबाद में यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे, जबकि रायबरेली में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मोर्चा संभाल रखा था। गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में शहर उत्तरी विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल रहे। इन्होंने मंच से प्रबुद्धजनों का संबोधन किया और कहा कि यूपी अब 3C से मुक्त हो गया है। पहले क्राइम, कास्ट और करप्शन से युक्त प्रदेश अब इन्वेस्टमेंट का प्रदेश बन गया है। आज यूपी में कानून का राज है और क्राइम मुक्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। 2014 से लेकर 2021 तक इन 7 वर्षों में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन 18 करोड़ सदस्यों के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सांसदों वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। देश भर सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर अगर किसी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की है। आज भारत ही दुनिया का सबसे बड़ी ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो उसका श्रेय हमारे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। इस रात सुल्तानपुर में 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हुई बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन खुले मन से अतीक की चिट्ठी पढ़ी। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने गुजरात के जेल से अपने समर्थकों को लिखी।
जिसे आज शाइस्ता परवीन ने लोगों के सामने पढ़कर सुनाया। सुल्तानपुर में वंचित शोषित समाज के सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे ओवैसी ने आईएमआईएम को मजलूमों की आवाज उठाने वाली पार्टी बताया। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर हर जाति का अपना एक दल, एक नेता है, लेकिन मुस्लिम समाज ने आज तक अपना नेता नहीं बनाया। इसीलिए हम मुसलमान का नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस समाज का नेता होगा उसी की बात सुनी जाएगी। क्योंकि आज तक मुसलमान सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनकर अपना वोट सौंपते रहे। इस दौरान ओवैसी ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। और यही वजह अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत, मेरी बात को आप जान लो, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़यादत है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी सियासी खबर है। लखनऊ पहुंच सकती हैं प्रियंका गांधी। कल रात ही पहुंच जाएंगी लखनऊ। कल रात कॉल हाउस में प्रियंका गांधी रुकेंगी और 10 सितंबर से सुबह 10 बजे सबसे पहले प्रदेश इलेक्शन कमीशन की बैठक करेंगी। तो राजनीतिक दौरे तेज हो गए हैं और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी कल लखनऊ पहुंच सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को यूपी दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कई जगह बैठकों में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी ने यूपी दौरे से पहले ही सरकार पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू और वायरल फीवर को लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ब्रांडिंग, पोस्टर और होर्डिंग वाली सरकार है। साथ ही प्रियंका ने 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी संगठन से गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जिस तरह से उनका संगठन तैयार है उससे उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में छोटे बड़े सभी दल जुट गए हैं, जिससे भाजपा भी सबसे आगे दिख रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यूपी में 1 प्रभारी और 7 सह प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनके नाम हम भी आपको बता देते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। वहीं सह प्रभारियों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर समेत 7 लोगों की टीम है। प्रदेश के साथ साथ भाजपा ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी प्रभारियों की घोषणा की है। क्षेत्र प्रभारियों में लोकसभा सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी, बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को ब्रज क्षेत्र, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सत्या कुमार को अवध क्षेत्र, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को कानपुर, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन को गोरखपुर और सह प्रभारी सुनील ओझा को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव प्रभारियों के इन नामों से साफ है कि यूपी में भाजपा ने अपनी जीत के लिए बड़ी योजना बनाई है और 2017 की जीत को दोहराने की कोशिश करेगी। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि भाजपा प्रभारियों के दम पर चुनाव लड़ेगी, उनके नेता जनता के बीच नहीं जाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी कोई ओडिशा से, कोई दूसरे प्रदेश से, अलग अलग प्रदेशों से खोज करके उन्होंने इकट्ठा किए हैं। मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में अब कोई आदमी वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। लोग भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। उनको पता है समाजवादी पार्टी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, बाजार बाजार पहुंच चुकी है। कार्यकर्ताओं उनके हमारे पूरे गांव में फैल चुके हैं। विजय तिलक। और बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों के विरोध में कांग्रेस से मलसी दीपक सिंह ने अनोखी मांग रख दी। उन्होंने व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर मंत्री आवास में चूल्हा लगवाने की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि महंगे गैस सिलेंडर से बचने के लिए सभी विधायकों के आवास पर लकड़ी और कोयला के चूल्हे लगाने की व्यवस्था की जाए और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी।
जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले लोगों के धुएं से आंसू निकलते थे, सरकार ने अब तो महंगाई से लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। इसलिए महंगे गैस सिलेंडर से निजात पाने के लिए बहुखंडीय मंत्री आवास में व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर यहां पर कोयले से और जलौनी की लकड़ी संचालित होने वाले चूल्हे के लगाए जाने का लिए कहा है। उम्मीद है जल्दी चूल्हा लगेगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आंसू बहा रही है, तो कम से कम महंगाई से बचेगी, शुद्ध खाना भी बनाएगी और महंगाई से निजात पाएगी। वेस्टर्न यूपी से लेकर नेपाल तक में मोबाइल चोरों का सिंडिकेट चलाने वाले शरद गोस्वामी पर पुलिस ने कार्रवाई का हंटर चला दिया है। गैंगस्टर शरद गोस्वामी के करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली। जरायम की दुनिया से कमाई गई दौलत से शरद आलिशान होटल तैयार कर रहा था, लेकिन पुलिस अब इस होटल पर सील लगा चुकी है। पुलिस ने निर्माणाधीन होटल की संपत्ति कुर्क करने का वीडियोग्राफी के साथ कार्रवाई की। इसके अलावा 2 कार और 2 दोपहिया वाहनों को भी कुर्क किया गया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट डीएम और कप्तान को सौंपी गई। शरद गोस्वामी नाम का व्यक्ति है जो कि गैंगस्टर एक्ट में विरुद्ध रहा है, जिसके विरुद्ध कई सारे अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस ने रिपोर्ट भेजी थी, उसको विश्वसनीय पाते हुए उस पर जो हमने एविडेंस उसमें लगाए थे, जिलाधिकारी महोदय ने कुर्की का आदेश किया। उसी के क्रम में इस व्यक्ति की संपत्तियां चिन्हित करके जो उसने गैंगस्टर के रूप में कार्यरत रहते हुए उससे प्राप्त संपत्तियों से जो उसने प्राप्त करी है, उनकी कुर्की करी गई। गोरखपुर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ नया अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत पुलिस हर थाना क्षेत्र के 5 बदमाशों के घर पर मुनादी कराएगी और ढोल ताशे के साथ उसके जुर्म के बारे में इलाके के लोगों को बताएगी, जिससे उनके इलाके में रह रहे बदमाश के बारे में लोगों को जानकारी हो सके और वो उस बदमाश से सचेत रहें। साथ ही पुलिस हर थाना क्षेत्र के शातिर बदमाशों की हर गतिविधि पर नजर भी रखेगी। इस क्रम में पुलिस अब तक 24 घंटे में 150 बदमाशों के घर के बाहर जाकर लाउडस्पीकर से उनके अपराधों के बारे में लोगों को बता चुकी है और लोगों से सचेत रहने की अपील की है। वो अभी चोरी के अपराध में जेल गया था। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार बेटे विष्णु मिश्रा की तलाश में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। एसटीएफ वाराणसी की टीम को जानकारी मिली थी कि विष्णु मिश्रा भदोही के अन्नापुर ग्राम प्रधान के घर पर मौजूद है। इसी इनपुट पर दबिश देने पहुंची पुलिस, लेकिन विष्णु हाथ नहीं लगा। टीम को छापेमारी के दौरान 9 mm की एक पिस्टल बरामद हुई। आपको बता दें कि आगरा जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा पर रिश्तेदार ने दुष्कर्म सहित प्रॉपर्टी कब्जा करने का केस कराया है, जिससे उनका बेटा विष्णु भी नामजद है, लेकिन विष्णु पिछले 1 साल से फरार चल रहा है। मामले की जांच वाराणसी एसटीएफ कर रही है। कानपुर महानगर में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अब कानपुर में एक रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री पर विवाद खड़ा हो गया। रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 28 अल्ट्रासाउंड चलाए जाने की बात सामने आई है। आरोप लगा है कि कानपुर के डॉक्टर एडिस परसिवल जेम्स पर, जिनकी डिग्री पर कानपुर नहीं प्रदेश के 22 जिलों में अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि डॉक्टर इन अल्ट्रासाउंड सेंटर से हर महीने मोटी रकम वसूलता रहा। डॉक्टर ने एमसीआई की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया। बहरहाल परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। वाराणसी एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। शारजहां से यह सोना लाया गया था। महिलाओं के कपड़े सजाने के सामान में सोना रखा गया था। पकड़े गए सोने के 130 टुकड़े बरामद किए गए हैं और इसकी कीमत 33,11,337 रुपए आंकी गई है। 5 महीने के अंदर दोबारा वापस लौटने पर शक हुआ। कस्टम की टीम ने पकड़ा और पकड़े गए यात्री से पूछताछ कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, ये जो गहने हैं उनके बीच में ये सोना छिपाया गया था। अंबेडकर नगर में पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया, जिससे हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मकान को भी नुकसान पहुंचा। हादसा भीटी थाना क्षेत्र के हरिया कला गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि परिवार के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस भी है, लेकिन पटाखा बनाने में बरती गई लापरवाही की वजह से विस्फोट हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। रुड़की नगर निगम में बने वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा हो गया। आरोप है कि वैक्सीनेशन सेंटर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेंटर में मौजूद कर्मचारियों की पिटाई की। उधर हंगामे की सूचना के बाद इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता की धुनाई भी कर दी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। यूपी में इन दिनों बुखार का प्रकोप जारी है। डेंगू और वायरल बुखार से शहर चर हालात एक जैसे हैं। धीरे धीरे डेंगू और वायरल अपने पांव पसार रहे हैं।
5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुखार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। चाहे फिरोजाबाद की बात करें, प्रयागराज, नोएडा, महोबा, हर क्षेत्र में डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है और फिरोजाबाद में 5 बच्चों की आज मौत हुई है। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। गांव गोकुल के नगला और मुस्ताबाद में 5 बच्चों की बुखार से मौत हो गई। नगला में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं जिन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम नदारद दिखी। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में जलभराव और कीचड़ की हमेशा समस्या रहती है, जिसके कारण वायरल बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां नदियों का जलस्तर तो कम हो गया लेकिन संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। आलम यह है कि जिला अस्पताल में ज्यादातर संक्रामक बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। वायरल बुखार के मरीजों में ज्यादातर बच्चे हैं। हालत यह है कि जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड मरीजों से भरा है। इसी महीने में अब तक 67 मरीज आए हैं, जिनमें से 10 को रेफर किया गया और 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। नवंबर माह में लगभग पर डे लगभग 15 से 20 मरीज इमरजेंसी में डेली आ रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर वायरल फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एनीमिया, सीजर, निमोनिया और सांस लेने की तकलीफ से आ रहा है। क्या स्थिति है अभी? कितने मरीज आपके यहाँ पीसीयू में कितने एडमिट हुए? इस टाइम तो अभी हम आज मॉर्निंग तक में लगभग 18 मरीज भर्ती थे। लगभग रोज 15 से 20 मरीज? हाँ, 15 से 20 मरीज लगभग रोज आ रहा है। बीते एक सप्ताह की बात करें तो कितनी संख्या होगी? विगत एक सप्ताह में लगभग 68 मरीज भर्ती हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों टप्पेबाजों का आतंक है। टप्पेबाज कमकल थाना क्षेत्र के कृष्णानगर में महिला से गहनों की सफाई करने के बहाने सोने के कंगन ले उड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, जिसमें 2 टप्पेबाज नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। हरिद्वार के राजाजी पार्क में आसपास के इलाके में हाथियों का आतंक कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर से एक हाथी जंगल में निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। ये हाथी काफी देर तक घूमता रहा, फिर ये वापस जंगल की तरफ लौट गया। तो हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथियों के पहुंचने का सिलसिला आए दिन चलता रहता है और एक बार फिर से हाथियों की दस्तक यहाँ दिखी। तो राजाजी पार्क से अक्सर हाथी या हाथियों का झुंड हरिद्वार की रिहायशी सीमा में दाखिल हो जाते हैं। कुंभ के दौरान भी ऐसा हुआ और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आई है।